अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। चावल की दुनिया अनवर अलीवाला के साथ आज आपको हम मिलाएंगे हमारे बहुत ही काबिल एहतराम मोहतरम हमारे उस्ताद साहिब इल्म, अल्लाह ताला उनके इल्म में अमल में बरकत दे। हम हर वक्त दुआ गो हैं उनके लिए। आप भी दुआओं में याद रखें। अगर किसी चीज़ से किसी को सबक मिलता है तो वो उसको कारआमद साबित होता है, तो वो हमारा एक उस्ताद ही होता है, उसका दर्जा उस्ताद का होता है। तो मैं आपको मिलाता हूँ आज इंशाअल्लाह हामिद मलिक साहब से, और उनका आप तजज़िया पहले भी सुना है, अभी सुनेंगे। यकीन करें इतना मुफीद गुफ्तगू हमारे किसान के हवाले से, पूरी दुनिया में ज़राअत कैसी है, हम कहाँ खड़े हैं, और ये बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास होती है। पूरे इलाके का डाटा इकट्ठा करते हैं, और हम रीप क्या है, रीप का हमारे का क्या करतार है, ये चीज़ हमारे करने वाले काम क्या क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगा हमारे मोहतरम मलिक हामिद साहब से। ग्रुप मेंबर्स अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन क्योंकि टॉपिक बहुत अहम था, फिर जब और इस पे सैर हासिल आप कह लेंगे, गुफ्तगू हमारे बहुत सारे सीनियर लोगों ने की है, तो मैंने समझा मुनासिब समझा कि इसमें जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो इसमें ज़रूर शेयर किया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो जो इनिशिएटिव है मेरा ख्याल है कि वो रिजवान राठौर साहब ने सबसे पहले इसको इनिशिएट किया था। उसके बाद खालिद गौरी साहब हमेशा की तरह वो अपनी राय ज़रूर देते हैं, अपना तजुर्बा ज़रूर बताते हैं, अपनी रहनुमाई हमें ज़रूर देते हैं। उसके बाद ग्रुप में बहुत अच्छी बात ये हुई कि वकार अजीज़ साहब आ गए। वकार अजीज़ साहब शायद हमारे बहुत सारे लोगों को ना पता हो, वो लेजेंड हैं राइस इंडस्ट्री में, और अब उनकी ये चौथी जनरेशन है। तो ही नोज़ द राइस फ्रॉम द वेरी बेसिक, ये आप समझ लें, याद रखें। तो उनकी आज मैंने जब एंट्री देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा नाम हामिद मलिक है, और 98-99 से मैं राइस के बिज़नेस से अमली तौर पे मतलब मुंसलिक हूँ। मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ कि जब हम अपना राइस का बिज़नेस शुरू कर रहे थे, तो मैं और हमारे 2 टीम के मेंबर और थे। अगर वकार अजीज़ साहब को याद हो, उनसे रिक्वेस्ट करके हम उनके घर उनसे सबक लेने गए थे। हम उनसे ये रहनुमाई लेने गए थे कि ये कारोबार कैसा है और ये कैसे करना चाहिए। तो हम उनके घर पे गए, उनसे माशाल्लाह मतलब जो कुछ भी वो बता सकते थे, वो ही इज़ वेरी ओपन पर्सन। अगर आप थोड़ा उनके पास टाइम गुजारें तो वो बहुत ओपन पर्सन है, और एक किताब है और एक इंस्टीट्यूशन है। मैं अगर आपको ये बताऊं कि अब इस वक्त टाइम नहीं है कि मैं उनकी बात शुरू कर दूं। उनके साथ फिर सभी साहब ने भी अपनी ख्यालात का इजहार किया। सबसे ज़्यादा जो इसमें मैं समझता हूँ कि काबिल तहसीन बात है, वो है एजाज साहब की कंट्रीब्यूशन। एजाज साहब एक तो बहुत हमेशा पॉजिटिव होते हैं, दूसरे राइस को बुनियाद से समझते हैं। बुनियाद से अब समझते हैं कि जब राइस ग्रो होना शुरू होता है तो वहाँ से वो उसको जानते हैं, और फिर अल्लाह ताला ने उनको बहुत तरक्की दी, बहुत इज़्ज़त दी कि आज वो राइस के बिज़नेस में एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी है बाकी लोगों के साथ। अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। असल में टॉपिक जो है ना, इस आज शायद राइस कम है और फार्मर ज़्यादा है। देखिए, जो फार्मर है, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसके जो 5 स्टेक होल्डर हैं मेरे ख्याल में, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर उसमें ग्रोअर है। मैं उसको नंबर 1 पे रख रहा हूँ। दूसरे नंबर पे मेरे नज़दीक बहुत अहम है, जिसको हम रोज़ाना यहाँ पे बुरा भला भी कहते हैं, वो है मिडल मैन मेरे नज़दीक। तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल में जो मिलर है वो आता है।
फिर चौथे नंबर पे मैं एक्सपोर्टर को लेता हूँ स्टेक इस सप्लाई चेन का जो सबसे अहम पुर्जा है। और मेरे नज़दीक एक और है 5वें नंबर पे, शायद आप मुझसे इख्तलाफ करेंगे, वो है स्टॉकिस्ट। पाकिस्तान में ये जो स्टॉकिस्ट का तस्वुर है ये बहुत नया है, कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है स्टॉकिस्ट का, क्योंकि अब वो पैसे के साथ मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में है। लेकिन मैं उसके रोल को दुनिया में भी देखता हूँ और यहाँ भी है, तो ऐसा नहीं, तो मेरे नज़दीक वो भी एक स्टेक होल्डर है। तो ये जो 5 स्टेक होल्डर है ना सर, इसमें सबसे पहले आज क्योंकि डिस्कशन जो है जो नासिर साहब ने शुरू की थी वो ग्रोवर से की थी, और नासिर साहब पिछले 3-4 हफ्ते से ये बात कर रहे हैं ग्रोवर के साथ। देखिए, एक कुछ हकायक मैं आपके सामने रखता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस डिस्कशन को आगे ले जाने के लिए। एग्रीकल्चर इटसेल्फ दुनिया में सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। ये मैं एक सेंटेंस कह रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि इस पे जो हमारे सीनियर लोग हैं, एजाज साहब भी, अगर समी साहब के पास टाइम हो वो कुछ कहना चाहें, वहाब साहब भी, क्योंकि उनका ग्रोवर से ताल्लुक़ है, एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ है। जो एग्रीकल्चर है पूरी दुनिया में सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, ये मेरी बात याद रखें। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर जो है वो अपने अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती है, ये बैसाखियों के सारे खड़ी है पूरी दुनिया में। उसका सबूत मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अमेरिका की इस वक्त सब्सिडी देखें एग्रीकल्चर को, हमारा जो टोटल जीडीपी है ना जी, जीडीपी क्या होता है कि पूरे मुल्क में जो चीज़ें भी बनती हैं, सर्विसेज है, सब कुछ मिला के उसको हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पाकिस्तान का इस वक्त $412 बिलियन का हमारा जीडीपी है। 400 बिलियन डॉलर आप लगा लें, 400 अरब डॉलर का जीडीपी है पूरे मुल्क का हमारा एक साल का। अमेरिका की जो एग्रीकल्चर की सब्सिडी है सर, वो 4000 अरब डॉलर से ज्यादा है इस साल की। तो अमेरिका जैसा मुल्क जहां पे टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है और गवर्नमेंट की सपोर्ट है, सब कुछ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, R&D बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे भी ये हाईली सब्सिडाइज है। ये मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, आप इसको नेट पे जाके चेक कर सकता है कोई भी आदमी। नंबर 2, यूरोप अपनी एग्रीकल्चर को, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर जो मेजर क्रॉप्स हैं उसमें वीट, उसमें मेज, उसमें शुगर केन और बाकी, उसको वो सब्सिडाइज करता है। और उसकी सब्सिडी का जो वॉल्यूम है वो भी मैनी टाइम्स है अगर आप उसको देखें। और ये वहाँ पे बहुत बड़ी बहस मतलब चल रही होती है यूरोप के अंदर भी। मैं पूरी यूरोप की बात कर रहा हूँ, यूके अलहदा हो गया, उसको छोड़। अब मैं तीसरी, ये तो दूसरे मुल्कों की होगी ना जी, वहाँ पर टेक्नोलॉजी है दूसरी। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ इंडिया की। अगर आप इंडिया की इस साल की सब्सिडी देखें एग्रीकल्चर को, तो सर इंडिया की जो एग्रीकल्चर की सब्सिडी है वो हमारे टोटल जीडीपी से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा एग्रीकल्चर को सब्सिडी जा रही है उनकी। तो ये मैंने 3 आपको इलाके बताए। मुझे कोई बंदा भी मुझे बता दे, चाइना तो खैर छोड़ देना जी, चाइना के तो सारा स्टेट उसको सपोर्ट करती है। एक मुल्क मुझे बता दें जापान के समेत और कोई भी फार ईस्ट में कि जहाँ पे एग्रीकल्चर सस्टेनेबल है। तो ये तो आप ज़हन में रखें कि एग्रीकल्चर जो है वो बजाते खुद, अनलेस देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फार्मर की बात कर रहा हूँ, ये याद रखें, ये भी समझ के चलें। तो जो एग्रीकल्चर है सर वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, उसको कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट ने, किसी ने सपोर्ट करना ही होता है। और हम भी, ये जो मुल्क है जिसके पास पैसे नहीं है, जो कर्ज लेता है, IMF से पैसे लेता है, वो भी फार्मर को सब्सिडाइज चीज़ें देके और फिर एग्रीकल्चर को यहाँ पे हम खड़ा किया हुआ है हमने। ये तो बात होगी एक हकाइक की, कि हकाइक क्या है। सब्सिडीज का मैंने आपको बता दिया। अब सिर्फ बात करता हूँ पैडी की। देखिए, एक चीज़ जो बताई जा रही है ना बार बार, मैं 1-2 साल से भी सुन रहा हूँ, इस ग्रुप में भी सुन रहा हूँ, एक साल इस सीज़न में पूरे से, कि जी फार्मर जो है ना वो प्रॉब्लम में है और बाकी हम सारे एक्सप्लॉइटर हैं।
देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब हम 98 99 में जब इस बिज़नेस में आए, तो उस वक़्त हमारा मोटिव वक़ार साहब को भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है कि हमारा जो फ़ोकस था वो ब्राउन राइस के ऊपर था। ब्राउन राइस उस वक़्त मैं सारा क्रेडिट देता हूँ। देखिए, ये ज़रूरी बातें हैं कि लोगों को क्रेडिट भी साथ-साथ बताते जाएँ और हिस्ट्री बताते जाएँ। ज़ाहिद डब्ल्यू ख्वाजा वो आदमी था कि जिसने पाकिस्तान में आके और ये आइडिया दिया। ही वॉज इन यूनाइटेड स्टेट। उनके वालिद साहब टी का काम करते थे, चाय का, और पाकिस्तान टी एसोसिएशन के चेयरमैन थे। ख्वाजा वही साहब बड़ा बड़ा नाम था। लेकिन जब वो वापस आए अमेरिका से, तो उन्होंने कहा मैंने तो राइस का काम करना है, और उन्होंने राइस का क्या शुरू किया, ब्राउन, जिसको जानते ना तो कोई भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करना। मैं अगर गलत हूँ तो मुझे बता दें, उससे पहले कोई ब्राउन एक्सपोर्ट नहीं करता था। तो ख्वाजा साहब ने उसको अलिफ बे से सीखा, समझा, यूरोप गए। एनीवे, तो मैं ये कह, तो हम लोग भी ब्राउन की वजह से इसमें आए थे 98 99 में। अच्छा, उस वक्त हमने ये फैसला किया था। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने क्या किया है। मैं आपके साथ सोल्यूशन भी डिस्कस करता जाऊँ कि उस वक्त जब हमने पैडी शुरू की, मुझे याद है, अब पिछला रिकॉर्ड भी जो समी साहब तो शायद 2000 के बाद इस बिज़नेस में आए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन वक़ार साहब के पास पूरा हिस्ट्री होगी, और वक़ार साहब ये चेक कर सकते हैं कि 98 99 में पैडी 710 रुपये के हिसाब से, मुझे याद है कि हमने सुपर बासमती परचेज़ की थी। ये हमारा स्टार्ट था। और मैं ये बताऊं आपको, जब हम 2003 में पहुंचे तो सर वही पैडी जो है वो 1000 रुपये से ऊपर हो गई थी। कैसे हो गई थी? वो इस तरह हो गई थी कि जब जैसे जैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमें अच्छा रेट मिल रहा था, हम अपने फार्मर को अच्छा रेट देते थे। मैं ये चैलेंज करता हूँ, हमने फार्मर को सपोर्ट किया। हमारी जब हमारी इनकम बढ़ती गई, हमने उसी, अब हमारा मुकाबला होता रहा। आपको पता है कि हम रेट को कहाँ उठा के ले गए हैं। अब इसमें हमारा, यानी जब मैं बात करता हूं तो हमारा क्या मतलब है, मिलर और एक्सपोर्टर। जब हमने पैसे कमाए, हमने फार्मर को उसकी पेमेंट, उसकी ज़्यादा पेमेंट की, और फार्मर, राइस का फार्मर, ख़ासतौर पे बासमती का फार्मर। एक और बात यहाँ पे थोड़ी सी इसमें तकसीम कर लें कि हम बासमती की बात कर रहे हैं, नॉन बासमती की अपनी डायनेमिक्स हैं, वो बाद में बात करेंगे। बासमती के फार्मर को हमें पता है कि इससे जब ये रीप बनी है, जिसको हम कुछ लोग हमारे क्रिटिसाइज करते हैं, तो सर उससे पहले तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ही नहीं होती थी। और जिस दिन हमने रीप बनाई है, ये 92 में, मतलब इसकी तकरीबन हमें वो उससे डिपार्टमेंट से इसकी अप्रूवल मिली, तो उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर नहीं करता था, गवर्नमेंट करती थी। और उस वक्त तकरीबन $250 मिलियन की हमारी एक्सपोर्ट थी टोटल। और जब से अल्हम्दुलिल्लाह रीप ने इसको संभाला है, इसका चार्ज लिया है, रीप ने उसको $4000 मिलियन तक पहुंचा दिया है। गवर्नमेंट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसके अंदर। मैं बिल्कुल ये बात के लिए, गवर्नमेंट ने तो बल्कि हमें परेशान किया। हमने सुपर की जंग खुद लड़ी। सुपर की जंग लड़ने के लिए यूनाइटेड किंगडम में जब मीटिंग हुई एफएसए के साथ, तो हमारे एक्सपोर्टर, हमारी एसोसिएशन ने पैसे इकट्ठे किए, और उस वक्त फिर नजफ शाह साहब हमारे चेयरमैन थे, और 200 लोगों को हमने भेजा। तो सर हमने फार्मर को भी सपोर्ट किया और स्टेट को भी सपोर्ट किया। हमें फ़ख्र है इस बात पे। मैं इस वक्त रीप की बात कर रहा हूँ कि रीप ने इसके ऊपर बहुत काम किया। और आज हम जहाँ पे खड़े हैं, समी साहब की अगर खिदमात में आपको बताने लगूँ कि समी साहब इस वक्त 10 साल से रीप के, मतलब के टॉप लोगों में से वही हैं। और हमारा जो बासमती का जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो हमारी फ़ाइट है, जो लीगल फ़ाइट है इस वक्त EU के अंदर, उसको स्पेयर हेड कर रहे हैं समी साहब पिछले 2018 से। अच्छा, अब मैं इसको छोड़ के मैं आता हूँ फार्मर की तरफ। तो सर फार्मर के लिए सारे लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कुछ करती है। गवर्नमेंट का फोकस ही ये होता है कि आपको पता है, हर वक्त बात ही फार्मर की होती है, फार्मर की होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें फार्मर को तकसीम करना पड़ेगा। एक फार्मर
वो है, देखिए पहले तो अभी बात हो रही थी कि जो फार्मर है ना पाकिस्तान में, अगर आप डेटा उठा के देखें तो सर 73% तो फार्मर वो है बेचारे, 73% कह रहा हूं, वो है कि जिसके पास 12 एकड़ से कम जमीन है, और बाकी तो सारे के सारे किसी के पास कितनी है, किसी के पास कितनी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस ग्रोअर की जो कि 12.5 एकड़ का है। और उसमें भी अगर कैटेगरी देखें तो उसमें भी जो 5 एकड़ से नीचे है वो भी बहुत बड़ी एक वो परसेंटेज है। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि प्रॉब्लम ये हुआ है कि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें पिछले 15 साल से वो लोग भी आ गए हैं जिन्होंने लीज पे लेके इसको एज ए कारोबार शुरू कर दिया है। अब मैं उसको फार्मर नहीं कहता हूँ, ये देखिए आप उससे बहस कर सकते हैं, मैं उसको फार्मर नहीं कहता हूँ, वो बिजनेसमैन है। उसको पता है कि यार मैं ये फसल लगाऊंगा, ये बिकेगी, ये मुझे इतने पैसे मिलेंगे, तो वो तो अपने लीज के ऊपर लेके लगा रहा है। तो जो एक्चुअल फार्मर है अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी, यानी आप एक्चुअल कॉस्ट निकालें, जो वीट की बात कर रहे हैं तो फार्मर को उसकी जो भी उसका रेट मिला है 2200 रुपये, उसमें भी उसको कुछ ना कुछ पैसे बचे। वो फार्मर जिसकी अपनी ज़मीन है और मतलब कि जिसने लीज पे नहीं ली हुई, ये ज़हन में समझिए। फार्मर को हमें ज़रूर सपोर्ट करना है सर, उसके बगैर ये चल नहीं सकता है। और हमने आज से शुरू नहीं किया, हमने 2000 से इसको इस सेक्टर को सपोर्ट करना शुरू किया। और हमें ये फ़ख्र, मैं ये बात बताऊँ, और 2000 से पहले से ही हम ये बात, जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ता था उस वक्त भी ये बात होती थी कि यार फार्मर को कैसे करना है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मिडिल मैन है बीच में, वो खा जाता है पैसे। तो उस वक्त से हम ये उसका हल ढूंढ रहे हैं कि यार फार्मर को कैसे बचाया जाए। देखिए राइस के फार्मर की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मेरे नज़दीक, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब उसकी फसल आती है तो वो फसल जो है ना उसका हाई मॉइस्चर होता है, और वो मैं उसको कहता हूँ ये एक्सप्लोसिव होती है, ये एक बारूद होता है। फार्मर बेचारा 3 दिन उसको नहीं रख सकता है, उस मॉइस्चर पे रखेगा तो वो ख़राब हो, तो उसके पास टाइम ही नहीं है, सोचने का मौका ही नहीं है उसके पास। उसने बेचारे ने जो रेट है जैसे भी है, वो जिस आड़ती से पैसे लिए थे या मिलर है उसको, उसने जाके उसको बेच देनी है। हम तो सर 98 से यही देख रहे हैं। अगर कोई और किसी ने कुछ देखा तो वो जरूर से शेयर कर ले, ये शेयर करने की बात है। तो एक्चुअल जो फार्मर है सर, वो ठीक है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है और हमें उसको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। इंडस्ट्री को मैं आपको बताऊं, जैसे अभी राशिद हफीज़ साहब माशाल्लाह बहुत इनकी फैमिली का बिजनेस है, जिनिंग से लेके कॉटन वेस्ट से, और फिर आज एजुकेशन में भी चले गए हैं और मेडिकल कॉलेज भी बना लिया है, तो और आज राइस में भी हैं। ये जानते हैं कि टेक्सटाइल को, आपको भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, टेक्सटाइल ने एंजॉय किया है। अगर मैं आपको बताऊं 2002 के अंदर टेक्सटाइल ने इतने पैसे कमाए थे, $4 बिलियन की उस वक्त उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। टेक्सटाइल का काम क्या था कि फ्रूटी आ गई, फ्रूटी आके उसका धागा बनाया, वो एक्सपोर्ट कर दिया, वैल्यू एडिशन करते नहीं थे। ये वैल्यू एडिशन तो बाद में जाके शुरू हुई है 2010 के बाद, बल्कि 2004 के बाद जब इन्होंने वो की तो उसके बाद शुरू हुई। और वैल्यू एडिशन भी क्या हुई कि आपने फैब्रिक बना लिया, उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसमें क्या तीर मारा आपने उसको डाइंग कर दिया या ग्रे बेच दिया आपने। तो इसमें टेक्सटाइल ने पैसे बहुत कमाए, लेकिन टेक्सटाइल ने 2 काम नहीं किए। एक तो टेक्सटाइल ने फार्मर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, मैं चैलेंज कर, आप टेक्सटाइल वालों ने कभी सपोर्ट उसको नहीं किया। और दूसरा जो बड़ी सबसे अहम बात है वो कि उन्होंने R&D पे तवज्जो ही नहीं दी। आज तक हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका एक्सपोर्ट में आज भी 62% हिस्सा है, आज भी, यानी अब तो राइस भी आ गया और भी चीज़ें आ गई हैं। इस 62% की अर्निंग के साथ, यानी जिसकी ये राशिद हफीज़ साहब बताएंगे आपके कि जिन लोगों की 2000 में एक यूनिट होता था, वो आज माशाल्लाह 6 यूनिट बना के बैठे हुए हैं, और वो बंद भी हो गए हैं अब, इसलिए कि वो ये तो होना था, लेकिन 1 से 6 पे ज़रूर गए थे वो। उन्होंने क्या किया कि R&D नहीं की, और यही गलती मैं समझता हूँ कि किसी हद तक हम भी कर रहे हैं, हम राइस वाले भी कर रहे हैं। राइस वाले हम पिछले
मैं समझता हूँ 3-4 साल छोड़ दें, उससे पहले हम यही कर रहे हैं, सब ने पैसे कमाए, पैसे कमा के, और R&D पे किसी ने पैसा नहीं खर्च किया। हमने एसोसिएट, देखिए मैं आई अप्रिशिएट कि हमने एक दो तीन एसोसिएशन बनाई हैं, लेकिन अभी तक मुझे R&D सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से ही आ रही है। प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी बंदे ने, बर्र सगीर की बात कर रहा हूँ, इंडिया और पाकिस्तान में, यही इंडिया ने गलती की है। आप मुझे इंडियन कंपनी जो बड़ी बड़ी हैं, खालिद गौरी साहब मुझे करेक्ट करेंगे कि क्या KRBL जो सबसे बड़ा इंडिया गेट है, KRBL, उसने कोई R&D का सिस्टम बनाया हुआ है? क्या वो सीड की डेवलपमेंट करता है? कोई सीड उसने नहीं बनाया। क्या कोहिनूर ने बनाया? क्या LT ने बनाया? मैं ये बड़े बड़े नाम, या अमीरा फूड ने बनाया? इंडिया की 11 कंपनियां ऐसी हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे, बॉम्बे पे रजिस्टर्ड है, और उसमें से 4 कंपनी ऐसी हैं जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर है। बट एक कंपनी भी जो है वो सीड डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रही। यही पाकिस्तान में है। हाँ, आई गिव क्रेडिट टू वन कंपनी, लोग नाराज ना हो मुझसे, मैं शहजाद अली मलिक साहब को हमेशा रिस्पेक्ट देता हूँ, हमेशा तारीफ़ करता हूँ। वो वाहिद आदमी है कि जिस दिन वो अपनी फैमिली के, जो उनके बिजनेस था, आपको मालूम है कि गार्ड ग्रुप जो है वो, गार्ड फिल्टर्स उनका फ्लैगशिप ब्रांड है, और जब वो 90s में इस बिज़नेस में आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया कि एक जो टॉप साइंटिस्ट था पाकिस्तान का, डॉक्टर अब्दुल मजीद, उसको हायर किया था, और आज से वो लगे हुए हैं। क्योंकि R&D जो है ना, ये बड़ा लंबा काम है। एक वैरायटी डेवलप करने में 12 साल लग जाते हैं, तो कोई नहीं करता है ये काम। लेकिन शहजाद साहब अभी भी लगे हुए हैं वो अपने काम में, आल दो मतलब कि वो हाइब्रिड सीड देने के करीब करीब हैं, बासमती की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन उसके अलावा किसने R&D शुरू की? आप बड़े बड़े दानों का नाम ले लें, हम यही कर रहे हैं ना। राइस ले रहे हैं, राइस ले लिया, उसको ड्राई कर लिया, उसको प्रोसेस कर लिया, उसको पैक करके और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। R&D हम नहीं कर रहे हैं, और हम सारा तालाशाह काकू पे डिपेंड करते हैं। सिंध में हम डोकरी राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। उनकी भी कैपेसिटी है ना सर। तो इसलिए हमारी ये गलती है कि हम R&D नहीं कर रहे हैं। हम फार्मर के साथ, मैं आपको एक, अब सोल्यूशन की बात हो रही है, तो मैं इसी मैसेज में एक आपको बात बताऊं कि अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। जब हम इसमें 98-99 में आए तो हमने पहला काम क्या किया, हमने वी वर बेस्ड इन, आप कह लें कि कामों की और मुरीदके के दरमियान में। ये बेस्ट एरिया था राइस, मतलब के बासमती का। हमने अपने 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 350 ग्रोअर जो थे वो रजिस्टर किए थे, 350 ग्रोअर रजिस्टर किए थे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल इसके अंदर एक है कि ग्रोअर के साथ, मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, ग्रोअर के साथ काम करना बहुत मुश्किल काम है। हमारे मुल्क में कोई एथिक्स नहीं है, कोई कानून नहीं है। मसलन हम अगर ये करते कि पैसे दे देते, खाद दे देते, बीज दे देते, जब तैयार फसल होती तो मुझे नहीं मिलती, कहीं और चली जाती। तो ये सारा हमने जब मॉडल स्टडी किया, हमने देख के, तो हमने एक फ़ैसला किया। हमने कहा यार, सीड हमारा होगा जो सर्टिफाइड सीड होगा, हम देंगे उन 350 ग्रोअर को। और मंडी बहाउद्दीन में आखिरी हमारा ग्रोअर था, मतलब कि पूरे इसमें सादोकी में इधर सब लोग हमारे पास थे। गौर से सुने, मतलब व्हाट वी डिड कि हमने 350 लोगों को सीड दिया, और पैसे के साथ दिया, मुफ्त नहीं दिया। वो प्योर सीड हमने उनको दिया, और उनसे एक बात कही कि यार जब ये तैयार हो जाए तो उस वक्त हमें अगर तुम बेचोगे तो मैं आपको, उस वक्त मैंने बताया कि ये रेट था 750 का पैडी का, तो मैं आपको 50 रुपये फी मन के प्रीमियम दूंगा उसमें, 750 पे। पैसे आपको कैश मिलेंगे, लेकिन मैं आपको ना खाद दूंगा ना बीज दूंगा। हाँ, हमारी आपकी लूज कमिटमेंट है। आपका फर्क करें कि मैं 50 प्रीमियम दे रहा हूँ, 800 बनता है, आपका 810 में बिकता है, वो आप बेच दें। तो ये लूज इसलिए की थी कि कोई कानून नहीं है मुल्क में कि फार्मर से पैसे दे के लेना, तो गवर्नमेंट नहीं ले सकती, हम कैसे ले लेंगे।
तो इसलिए वो मॉडल हमने नहीं बनाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड विद दैट मॉडल। इसको देखिए, दुनिया में कहते हैं इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आज इंडिया की जो बड़ी कंपनी है ना सर, जो बड़ी सप्लाई चेन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपको शायद पता है कि पाकिस्तान जो KRBL है, वो एक दिन का कितना सर 700 टन पर डे, यानी एक दिन में 700 टन उसकी फैक्ट्री जो है वो ड्राई करती है फ्रेश पैडी जब आती है। इतने ड्रायर उसके पास लगे हुए हैं, इतना सेटअप लगा हुआ है। तो जो मॉडल है वो यही है कि आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें, और उसमें दो फायदे होते हैं। मैं टेक्निकल बात बताने लगा। एक, आपकी सप्लाई चेन जो है ना हैज हो जाती है। सप्लाई चेन हैज कैसे होगी कि अगर आपको माल नहीं मिल रहा तो आपको पता है 350 ग्रोवर तो आपके पास है ना, और एवरेज अगर 5 एकड़ का भी ग्रोवर है तो आप उसके वो लगा लें कितने एकड़ बनता है। और फिर इसका मतलब है कि जो आपने काम करना है, फ़र्ज़ करें आपने काम करना है 50,000 टन का, मैं 50,000 टन की बात करता हूँ। एंग्रो की कैपेसिटी थी 1,20,000 टन पर डे, आपकी इतला के लिए। मैं 50,000 टन की बात करता हूँ कि 50,000 टन का, फ़र्ज़ करें कोई बड़ा काम करने वाला है 50,000 टन का काम करना चाहता है, तो सर मैंने 350 ग्रोवर रजिस्टर किए हुए थे। तो मेरी सप्लाई चेन हैज कैसे हो गई? हैज का मतलब है कि सिक्योर हो गई, कि मैं फिर अपने फार्मर से ले लूँगा। मुझे ये तो पता है ना कि यार मिल जाएगी, तो उसको पैसे थोड़े ज़्यादा दे के मैं ले लूँगा। एक तो आपकी सप्लाई चेन हैज हो जाती है, हाल तो वो बाउंड नहीं है आपकी, ये बात है। दूसरी, आपकी क्वालिटी हैज हो गई, क्योंकि सीड आपका था, प्योर सीड था, और आपको पता है यार ये इस सीड में कोई खराबी नहीं है। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ये दो फायदे होते हैं। आई टेल यू वन थिंग, जितने बड़े घर हैं जो काम कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब तक मुझे पता है पाकिस्तान में कुछ ये लोग कर रहे हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। खालिद गौरी साहब ने रिसेंटली इस पे काम शुरू किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की है, फार्मर के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं। तो ये एक, उसके अलावा मैं बताऊं, जो फार्मर के साथ जो इंटीग्रेशन करके कंपनी चल रही है, ये 2012 में शुरू हुई थी राइस पार्टनर्स के नाम से। इस्लामाबाद बेस्ड है, प्लांट यहीं पे है। वो सारा काम ही फार्मर से करते हैं, उसके अलावा करते ही नहीं है। वो पैडी लेते ही नहीं है, ये किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं। वॉल्यूम थोड़ा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फार्मर के साथ काम करते हैं। तो सर ये जो अभी बात हो रही थी, तो मैं समझता हूँ ये एक छोटी सी इसमें काविश है कि हम अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें और फार्मर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं, और दूसरा ये है कि उस फार्मर को एजुकेट करें। आपको मैं बताऊं, राइस पार्टनर्स जो है वो बहुत सारे काम भी करता है। उनके जो बच्चे हैं, कुछ फार्मर उन्होंने रजिस्टर किए हुए हैं, उनको एजुकेशन में हेल्प करते हैं, उनको सेमिनार कराते हैं, उनके इवन जो मेडिकल है उसको भी वो देखते हैं। ये राइस पार्टनर के साथ इंटरनेशनल इदारा है, और वो ये मिलके कई साल से कर रहे हैं। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता, वो कोई चैरिटी इदारा नहीं, मैं बिजनेस, प्योर बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो सर फार्मर को मजबूत करें, और फार्मर को जब हम मजबूत करेंगे, देखिए अब मैं एक बड़ी मुख्तलिफ बात करने लगा हूँ। लोग कहते हैं जी फार्मर वो हमारा मर गया फार्मर। सर आप मुझे बताएं कि 2014 से जब गंदम की कीमत एब्रप्टली उठा के और 2200 कर दी गई थी, और 2200 से अचानक, आपको याद होगा कि 2200 से एकदम से ये जाके और 2017-18 में इसको 4,000 कर दिया गया था। तो सर एक साल में रूरल इकोनॉमी में, यानी फार्मर की जेब में 4,000 अरब रुपया हर साल एक्स्ट्रा गया है। बट वी आर हैप्पी विद दैट, हम उसके लिए के साथ खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज फार्मर डिस्ट्रेस में है, हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो नहीं उगाएगा तो फिर हमारा हाल वही होगा जो टेक्सटाइल का होगा। बट ये ना कहेंगे यार देखो, जो राइस इंडस्ट्री है उसने हमेशा फार्मर को सपोर्ट किया है। हम बैसाखियों के सहारे कभी नहीं चले, हमें कभी गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल की तरह कभी हमें टूर पे नहीं लेके गए, कभी कुछ नहीं किया, हम अपने खर्चे पे जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, ये वकार साहब को तो अच्छी तरह पता है कि जब दुबई में जाते थे ना, 2000 की बात है, तो सर जबले अली नया नया बना था और कितना दूर था, टैक्सी भी नहीं जाती थी।
और जो हमारा एक्सपोर्टर है, जो बेचारा अल्हम्दुलिल्लाह आज अरबोंपति है, वो अपना ब्रीफ केस भी और अपना सैंपल का बैग भी हैवी अपने हाथ वो खुद उठा के और पैदल जा रहा होता था। इस तरह हमने इसको डेवलप किया। तो सर हमने मिलर ने राइस इंडस्ट्री को भी खड़ा किया अपने पाँव पे, और हमने फार्मर को भी खड़ा किया। ये ना समझे कि हमने फार्मर को कभी भी नीचा वो किया। हाँ, हमें अगर पैसे मिले, मैं एक बात आपको बताऊं, हमने पिछले साल जिस रेट पे ली वो आपके सामने है, तो हमने फार्मर को सपोर्ट किया ना सर। हमने तो एका नहीं कर लिया, हमने कार्टल तो नहीं किया, आज तक हमने कभी कार्टल नहीं किया। अभी मतलब सीमेंट वालों को अरबों रुपए का उन्होंने फाइन किया, लेकिन राइस इंडस्ट्री ने हमेशा ये बात होती रही, हमारे मिल पे भी आके इजलास होते रहे, लेकिन हम कभी एका करके कभी ये हम नहीं ले सके, ना हम कर सके। ये हमने कार्टल नहीं किया। जो फार्मर जो मार्केट में है, जो उसका नसीब है वो उसको देते रहे। तो फार्मर सर पिछले साल हमने उसको अच्छा रेट दिया। ये मैं बता रहा हूँ, इस साल चीखो पुकार बहुत ज़्यादा होनी है, इसलिए कि इस साल अभी तक की हालात के मुताबिक पिछले साल वाला रेट फार्मर को नहीं मिलेगा। तो फिर हमें ब्लेम नहीं किया कीजिएगा कि जी मिलर जो है वो जो अखबारों में आना शुरू हो जाता है या मीडिया पे कि जी एक्सपोर्टर जो है ना वो तो पैसे बना रहे हैं और फार्मर मर गया है, और वो जो मिलर है वो कमा गया है। मिडल नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो मैंने एक बात की थी मुश्किल सी, वो मैं मिडल मैन की अप्रिशिएट करता हूँ सर। मिडल मैन ने आज तक आपको, क्योंकि इस मुल्क में एक प्रॉब्लम है, जो फाइनेंस है ना, जहाँ जो मुल्कों में मौजूद मतलब कि ईजिली मिल जाती है फाइनेंस, वो पाकिस्तान में फाइनेंस लेना बहुत मुश्किल है। नंबर 1। नंबर 2, जो फाइनेंस है वो महंगी बहुत है, तो वो मतलब कि फार्मर को वारे नहीं आती बेचारे को। एक इसकी मतलब कि मेजर वजह तो ये। दूसरी बात ये है कि दुनिया में एक सिस्टम मौजूद है कि इंश्योरेंस स्कीमें हैं वहाँ पे, इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, नुकसान हो गया तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि इंश्योरेंस स्कीम ही नहीं है। इंडिया में अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस की है 5-6 साल से। तो ये फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज हम फार्मर बेचारे को मुश्किल में देख रहे हैं, लेकिन हमने फार्मर को अच्छे उसमें भी देखा है। लेट्स मेक ए टीम, और टीम किसके साथ बनाए? मिडिल मैन भी अपना काम करता रहे। देखिए, इस मिडिल मैन के चक्कर को तोड़ने के लिए मैं यकीन करें कि हम मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करते रहे हैं 2000 से, और आखिर मैं बताऊं 2017-18 में पहला मॉडल हम पाकिस्तान में लाने के काबिल हुए थे, और वो भी उसकी फंडिंग जो है वो एक फॉरेन एनजीओ ने की थी। वो मॉडल क्या था? वो मॉडल ये था कि यार फार्मर की प्रॉब्लम ये है कि जब राइस आता है तो फार्मर बेचारा बेचने पे मजबूर होता है। ये बात उनको समझाते समझाते यकीन करें कि 15 साल लगे। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते थे। खैर वो एनजीओ आई, एक पाकिस्तान का एक बैंक है, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो रूरल बैंक है, उसने मेहरबानी की, उन्होंने मिल के और एक मॉडल हमने ये बनाया कि भाई फार्मर एक मतलब कि 2 सेंटर बना दिए हमने। जैसे एंग्रो में एक सेंटर बना हुआ है, अभी शुरुआत है उसकी, लेकिन मैं आपको मॉडल बता रहा हूँ। वो क्या है कि जी फार्मर अपनी प्रोड्यूस जो भी उसने प्रोड्यूस की है, फ़र्ज़ करें कि उसकी 5 एकड़ की है तो 250 मन हो जाएगी, तो 50 मन भी निकली फ़र्ज़ करें, तो वो वहाँ पे ले जाए जहाँ पे सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे वेयर हाउस है, उसको कहते हैं रिसिप्ट। वो वहाँ पे जाके और उसको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, उसका एक नंबर अलॉट हो जाएगा। सबसे इसमें अहम बात क्या है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो चीज़ आपकी है और आखिर तक आपकी रहेगी। क्योंकि ये प्रॉब्लम था उसमें कि जी हम उसको बेच दें तो फिर हम तो बाद में महंगा हो जाता है। तो हमने कहा वेरी गुड। राइस की डायनामिक्स है कि राइस शुरू में हमेशा, राइस नहीं कमोडिटी, शुरू में क्योंकि उसकी क्रॉप आ रही होती है तो वो कम प्राइस होती है और फिर वो प्राइस बढ़नी होती है। ये सारी कमोडिटी का हाल है। तो हमने उसका फिर ये सब मिल के और उन्होंने ये उसका एक हल बनाया। हबीब बैंक वॉज काइंड एनफ। हबीब बैंक ने कहा ठीक है मैं फाइनेंस करता हूँ। वो क्या फाइनेंस करेगा? वो फाइनेंस ये करेगा कि आप 250 मन लेके गए हैं उसके पास, वो 250 मन के 70 मतलब %, विच इज़ लाइक 150 मन कि आपको फ़ौरन वो आप रसीद लेके जाएंगे और वो जाके आपको बैंक पैसे दे देगा, जिससे आप अपनी अगली फसल के खाद बीज ये चीज़ें ले सकते हैं। वो चीज़ आपकी पड़ी हुई है, टाइटल आपके पास है। आप 2 महीने के बाद आते हैं, आप कहते हैं जी रेट ठीक हो गया, मैंने ये बेचनी है, मस्त उठाएं जी, आपकी चीज़ है, आप ले जाएं।
आप ले जाएंगे तो उन्होंने सिर्फ आपसे किराया वसूल लेना है कि जो किराया उन्होंने, और वो नॉमिनल किराया, क्योंकि वो अंडर एनजीओ उसके गवर्नमेंट के चल रहा है, तो वो है। ये एक पहला मॉडल है कि जिसके तहत हम इसको कहते हैं फाइनेंशियल लिबर्टी दी है हमने, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट दी है टू दी फार्मर, कि वो ये इस चक्कर में ही ना पड़े कि मुझे यार बेचनी पड़ेगी, मेरे घर में तो बारूद पड़ा हुआ है, तो वो जाए वहाँ पे और जाके वो 6 महीने के बाद बेचे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो सेंटर, एक मकई के लिए है जो साहिवाल के नज़दीक, आरिफ वाला के नज़दीक है, और एक यहाँ पे है। आई होप कि अभी स्कोप लगेंगे 5 से 10 साल, 5 से 10 साल में ये ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो फार्मर के पास इसकी एक लिबर्टी आ जाएगी, उसके एम्पावरमेंट आ जाएगी, और वो अपने फैसले खुद करना शुरू कर देगा। एक और डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है, वो आज नहीं हुई, उसको भी कम से कम 6-7 साल हो गए हैं। वो है कमोडिटी एक्सचेंज पाकिस्तान में बन गया है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज इस तरह कमोडिटी एक्सचेंज बन गया है। अब ये जो राइस है ये भी उसके ऊपर ट्रेड होता है, बासमती भी ट्रेड होती है, और बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो बहरहाल बात बहुत लंबी हो गई है सर, मैं फार्मर की क्योंकि आज बात कर रहा था, तो मैंने ज़रूरी समझा कि यार हम आपको थोड़ा सा मतलब कि इसके बारे में जो हकाइक हैं, जो तरीक़ेकार है दुनिया में हो रहा है, वो ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। आपने सुनने के बाद आपको कोई बात अच्छी लगे, फिर आपको इसके बारे में समझें कि वाकई हमारे इल्म में इजाफा हुआ है, तो फिर आप दुआओं में याद रखें, इसको सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबाएँगे आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। मज़ीद इंशाअल्लाह हमारी इंफॉर्मेशन ऐसी चलती रहेगी, चावल के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, धान की और इंडस्ट्री के हवाले से, ये सारी मालूमात आपको मिलती रहा करेगी। तो आप अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर ज़रूर कर दिया करें। मैं फिर आपसे दुआ से है कि दुआओं में याद रखें, हमारे नाज़रीन को अपने दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।